हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा 2024 जो कि अपकमिंग वैकेंसी है। न्यूज़पेपर में आप लोग ने भी देख रखा होगा कि 2000 प्लस वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट जल्द ही अनाउंस करने वाली है। तो उसके लिए हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। स्पार्क पब्लिकेशन का अभी नया रिसेंट में बुक आया है उस बुक से। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। मिशन बिहार दरोगा के नाम से वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। उसको भी आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ क्या है कि आपको डेली 7:30 PM पे पीडीएफ दे दिया जाता है क्वेश्चन पेपर का। 8:30 PM पे आंसर की दे दिया जाता है। 8:30 PM से लेकर 9 PM तक आप अपना OMR उसमें डाल सकते हैं मार्क्स के साथ। 9 बजे आपको उसका रैंक लिस्ट मिल जाता है, और रैंक लिस्ट मिलने के बाद 9 बजे ये डिस्कशन वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। तो ये मिशन बिहार दरोगा भी ग्रुप जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे स्थापित किया गया है। देखिए, भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के सांची जो जगह है मध्य प्रदेश में उसको स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश का सांची। देखिए, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनका यह लक्ष्य है कि 2070 तक हर देश के राज्य मतलब देश के हर एक राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अब देखिए, पढ़ने का तरीका क्या है वो समझिए पहले। अब जैसे ही सोलर से आप लोगों को करंट का क्वेश्चन मिला तो ये तो दिमाग में है ही कि मध्य प्रदेश के सांची में है। अब और याद रखिए कि सोलर से इंपॉर्टेंट और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है करंट का जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबको आप एक साथ याद रखिएगा तब आपको बेनिफिट होगा। जैसे भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी पे हुई है, तो याद रखिएगा भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत जो हुई है वो सरयू नदी पे हुई है। एक अभी रिसेंटली योजना आया है जिसका नाम है पीएम सूर्य घर योजना, या फिर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जिसको बोलते हैं, जो कि 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया है। जिसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पे सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे कि हर महीना 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली जो है वो प्राप्त होगी। तो ये सब सोलर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो रिसेंटली अभी करंट में हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि भारत की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में हुई G20 सम्मेलन में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि हर वर्ष G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देश तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ कुछ G20 जो गैर G20 देश होते हैं उनको भी आमंत्रित किया जाता है। और इस बार टोटल 9 जैसे ऐसे देश थे जो कि G20 के सदस्य नहीं थे, फिर भी उनको बुलाया गया था। 9 देशों के नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो 9 देश हैं: बांग्लादेश, मिस्र, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन। ये 9 देश हैं। 9 देश के आपको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 9 देश इसमें सम्मिलित हैं। अच्छा, इस बार G20 जो सितंबर 2023 में हुआ है उसकी अध्यक्षता भारत किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और वो कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको कि आईसीसी के नाम से जाना जाता है, तो पहला चीज तो याद रखिए, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। हेड क्वार्टर है कहाँ? दुबई में। अब किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन किया है? तो इंडस इंड बैंक के साथ किया है। तो इंडस इंड बैंक इसका जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, इंडस इंड बैंक। अब इंडस इंड बैंक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका हो गया। चलिए आगे है कि चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो चीन में आयोजित हुआ है अभी कौन? 19वां एशियाई खेल 2023 में आयोजित हुआ है। एक्चुअली होना था इसका आयोजन 2022 में ही, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित करके 2023 में कर दिया गया है। ये 19वां एशियाई खेल था।
तो इसके लिए किसको स्पॉन्सर्ड के रूप में नामित किया गया है? अमूल को स्पॉन्सर्ड के रूप में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमूल। अब 19वां एशियाई खेल के बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा? तो 20वां एशियाई खेल 2026 में होगा। और कहाँ होगा? तो नगोया, जापान में होगा। क्लियर है? चलिए, भारत के प्रथम यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है? यूपीआई का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और किस पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है हिटाची पेमेंट सर्विसेज कंपनी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिटाची पेमेंट सर्विसेज। अब देखिए, हिटाची पेमेंट से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम कौन लॉन्च किया है? तो भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम भी जो है वो यही हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन में चार धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है? देखिए, 440 मीटर लंबी सुरंग किसके लिए? चार धाम परियोजना। चार धाम परियोजना क्या है पता है? चार धाम जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसको आपस में जोड़ा जा रहा है, यही चारों धाम है। तो ये जो चारों धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये कहाँ, किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में है। तो बट ऑब्वियस वाली बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ होगा? उत्तराखंड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक चीज और ध्यान रखिएगा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भी जो है वो कौन बना है? उत्तराखंड ही बना है। आगे है कि कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया है, निम्न में से कौन सा है? अभी आज तक आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि सिक्किम जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जो कि 100% जैविक है। अब सिक्किम के बाद लक्षद्वीप जो है वो 100% जैविक हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। यहाँ पहला केंद्र शासित पूछ रहा है, अगर पहला राज्य पूछेगा तब तो आपका आंसर हो ही जाएगा सिक्किम, लेकिन यहाँ पहला केंद्र शासित पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा लक्षद्वीप। ठीक है, क्लियर है? एक चीज ध्यान रखिएगा, कृषि मंत्रालय का नाम आया है तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो भी नए बने हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। लक्षद्वीप की अगर बात कीजिएगा तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 36 द्वीपों से मिलकर बना है। और उसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी उसकी जो है वो कावारती है। क्लियर है? चलिए, निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व यानी एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है? एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल की अगर बात कीजिएगा और वो गुजरात का, तो वो है बौथा मेला। बौथा मेला जो है वो गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बौथा मेला। गुजरात की अगर बात कीजिएगा तो गुजरात से याद रखिएगा, एक है अजरक प्रिंट और एक है कच्ची खरेक। कच्ची खरेक खजूर है और एक है अजरक प्रिंट। ये दोनों गुजरात का है जिसको कि जीआई टैग मिला है। गुजरात जो है वो सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी बना है। और ऑप्शंस की बात कीजिएगा तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला कहाँ का से फेमस है? तो ये आसाम के कामाख्या में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ये भी ध्यान रखना है आपको कि अंबुबाची मेला आसाम से संबंधित है। क्लियर है? चलिए, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में की अपेक्षा की जाती है। तो एक सुलभ मुद्रा वो है, सुलभ मुद्रा जिसको कि सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। तो एक सुलभ मुद्रा वह है जो अन्य मुद्राओं की सापेक्ष में कमी की अपेक्षा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि अब भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? तो कटास राज मंदिर कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकिस्तान में है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर जो है वो महाभारत काल यानी त्रेता युग में भी था और इस मंदिर से जुड़ी पांडवों की जो कई कथाएं भी हैं वो प्रसिद्ध है। तो आपसे क्वेश्चन है कि कटास राज मंदिर परिसर कहाँ है? तो कटास राज मंदिर जो है वो पाकिस्तान में एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहा है शहर का निर्माण किसने किया? मकसूदाबाद का। तो मकसूदाबाद जो है वो भारत के लंदन के नाम से विख्यात है मुर्शिदाबाद, उसी का मुगल काल में नाम था मकसूदाबाद। मकसूदाबाद का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर ने करवाया था। मुर्शिदाबाद से आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। मुर्शिदाबाद नाम सुनते हमारे दिमाग में आ जाता है मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान जो था वो
अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद ले गया था। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो अकबर ने ही करवाया था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर। अकबर का टेन्योर की अगर बात कीजिएगा तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का टेन्योर था। अकबर के बचपन का नाम था जलाल। दीन इलाही धर्म का यह प्रधान पुरोहित था। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली जो थी वो इसी के शासनकाल में प्रचलित थी, और इसकी शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता थी वो मनसबदारी प्रथा थी। फिर जाकर 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है और आगरा के निकट सिकंदरा में इसको दफना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। तो गॉस नामक इकाई में किसको मापा जाता है, यह आपको यहां पे बताना है। देखिए, गॉस नामक इकाई में मापा जाता है, आपको बताना है नाभि की त्रिज्या। नहीं, नाभि की त्रिज्या जो है उसकी इकाई मीटर होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि नाभि की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो यह तो नहीं हो सकता है। बल की बात कीजिएगा तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो यह भी नहीं हो सकता है। समुद्री गहराई जो है वो फेदोमीटर में नापी जाती है, तो यह भी नहीं हो सकता है। चुंबकीय प्रेरण जिसको कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कहा जाता है, वो गॉस द्वारा सीजीएस पद्धति में नापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है वो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। किसके समक्ष? उच्चतम न्यायालय के समक्ष पूछ रहा है। तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष कौन देता है? अनुच्छेद 32, जिसको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 32। और अगर ऑप्शन की बात करते हैं, अनुच्छेद 21 की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का बात कहा गया है। अनुच्छेद 37 की बात कीजिएगा तो यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में कहता है कि देश की किसी भी अदालत के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 46 की बात कीजिएगा तो इसमें SC ST या फिर अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात जो है वो कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी नहीं ले रहा होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को हैगिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि हैंग कर रहा है। ठीक है, तो वही जो हैंगिंग प्रॉब्लम होता है उसमें होता क्या है कि कोई भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो है वो रनिंग कंडीशन में रहता है, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है कि वो एकदम से काम करना बंद कर देता है। मतलब एक पॉइंट पे आपका स्क्रीन जो आके पूरी तरह से रुक जाता है, आगे कुछ नहीं होता है, कोई भी बटन, माउस पैड, टच पैड ये सब कुछ काम नहीं करते रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हैंग हो गया है। तो वही इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैंगिंग। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कुषाण वंश का शासक नहीं था, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वासुदेव की बात कीजिएगा तो वासुदेव, बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यही वासुदेव था। तो ये तो सही आंसर है। ठीक है, मतलब यह शासक था। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, बसिक ये भी था, हुबसिक ये भी था, नहपान नहीं था। नहपान जो है वो प्राचीन भारत के क्षहरात वंश का प्रतापी एक राजा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कुषाण वंश की अगर बात कीजिएगा तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कटफिसिस था। ठीक है, कुषाण वंश जो राजा होते थे कुषाण वंश के, वो देवपुत्र कहलाते थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण ही थे। कुषाण ही जो थे वो सोने के सर्वाधिक सिक्के भी जारी किए थे। तो यह सब कुछ चीज है जो कुषाण वंश से आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप, जिसको कि हम लोग रामेश्वरम द्वीप कह के नाम से जानते हैं, वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु में। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? देखिए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा, प्रथम विधि आयोग और स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्वतंत्र भारत की अगर बात करेगा तब आपका आंसर 1955 हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार जो है वो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग जो है वो 1955 में, उस समय जो भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल थे, जो इनका नाम था MC शीतलबाड़, उनकी अध्यक्षता में गठित किया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम विधि आयोग, तो जब 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके बाद 1834 में ही प्रथम विधि आयोग बना था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ क्वेश्चन अलग अलग है।
भारत में पहला विधि आयोग पूछ देगा तब आपका आंसर 1834 हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग पूछेगा तब आपका आंसर 1955 हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल MC सीतलबाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। क्लियर है? चलिए, विधि आयोग की बात कीजिएगा तो भारत का जो विधि आयोग है वो समय समय पर भारत सरकार के द्वारा गठित एक गैर संविधिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है वो कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ आयोग में एक सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? तो प्याज और सेब दोनों याद रखिएगा, प्याज और सेब दोनों में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथोसाइनिन। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछ दे कि चुकंदर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो चुकंदर में लाल रंग जो होता है वो बीटरनीन के कारण होता है। और सेब और प्याज में पूछ दे तब एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो यह चारों ध्यान रखना है। आगे है कि रूसी कुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो रूसी कुल्पा नदी जो है वो रूसी कुलिपा द्वीप आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रूसी कुलिका द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि दूरसंचार विभाग यानी जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है हमारा, भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव उत्तक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशेषण दर की सीमा औसतन कितना निर्धारित किया है? देखिए होता क्या है, जो हमारा टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उसके नए नियम के अकॉर्डिंग कोई एक कंज्यूमर जो हमारा मोबाइल होता है वो अगर उसका इस्तेमाल 6 मिनट तक करता है तो 1 ग्राम ह्यूमन टिश्यू पर एक मोबाइल फोन से निकला हुआ जो रेडिएशन होना चाहिए वो 1.6 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे हो सकता है कि मोबाइल नेटवर्क में आपके मोबाइल में दिक्कत हो, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा होगा। तो कितना नहीं होना चाहिए? अगर कोई कंज्यूमर फोन पे 6 मिनट तक बात करता है तो 1 ग्राम ह्यूमन टिश्यू पर एक मोबाइल फोन से निकला हुआ रेडिएशन जो होना चाहिए 1.6 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि रेणुका झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील हो गया, खजियार झील हो गया, डल झील, करेरी हो गया, रिबॉल्सर झील हो गया, ये सब जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन जो है वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर यानी कि पहलवान बनी है? यह बात कर रहा है साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक ही हैं जो भारतीय पहला महिला पहलवान है जिन्होंने कि जो ब्राजील में 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साक्षी मलिक। आगे है कि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज जो है वो लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं। लॉन टेनिस की अगर आप लोग बात करते हैं तो लॉन टेनिस से आप लोगों को ग्रैंड स्लैम का नाम याद रखना है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन जो होता है वो लॉन टेनिस में ही होता है। इसके कुछ खेल शब्दावली भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बैक हैंड ड्राइव, हाफ वाली, लेट, फॉल्ट, स्मैश, सर्विस, लव, चेंज, सेट, ये सब जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है? तो एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ये है अरविंद अडिगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा के एक उपन्यास था द व्हाइट टाइगर, और उसी के लिए इनको 2008 में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के संदर्भ में उबुंटू क्या है? ये एक्चुअली UBUNTU है। ठीक है, ये एक्चुअली लिनक्स से निकला हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्लॉनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो एडीज मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण क्या होता है?
वो होता है जीका बुखार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीका बुखार ही है जो मुख्य रूप से एडीज प्रकार के मच्छरों के काटने से फैलता है। अब अगर बात करते हैं वायरस की, तो वायरस से होने वाली और भी बीमारियों के नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एड्स, पोलियो, चेचक, छोटी माता, रेबीज, हेपेटाइटिस, डेंगू ज्वर, ट्रेकोमा, इन्फ्लुएंजा, मेंजाइटिस, ये सब जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति के द्वारा आभासी रूप में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सात बंधनम कार्यक्रम जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है यह कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो अभी हमारे 14वें उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? यह बात किसकी कर रहा है? यह बात कर रहा है विजातीय की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? गर्म और आर्द्र जलवायु? नहीं, यह नहीं नुकसान पहुंचा सकती है। दोमट मिट्टी जिसमें ह्यूमस और आयरन तथा कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं, यह भी कॉफी के लिए सही है। दोनों के पकने के समय वर्षा का होना, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो गोवा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया है वो संविधान का जो 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ है उसके तहत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 56वां संविधान संशोधन 1987। और ऑप्शन में है 61वां, 52वां और 71वां। यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। 61वां कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि मतदान के लिए आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 71वां की बात कीजिएगा तो यह 1992 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन की बात कीजिएगा तो यह 1985 में हुआ था और 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था इसमें 52वां संविधान संशोधन के तहत, और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान जो है वो दिया गया था। आगे है कि एफआरआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों के द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। तो एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एफपीआई का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो यह तो माना जाता है प्रचंडगढ़ किले को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि 1644 ईस्वी में एक सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी जो थे वो बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और उससे जो धन मिला था उसी से तोरण किले के सामने वाली पहाड़ी पर एक नए किले का निर्माण करवाया था और उस किले का नाम क्या रखा था? रायगढ़ रखा था। और बाद में फिर इसी का नाम बदल के प्रचंडगढ़ रख दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि, ठीक है, जिसको कहीं कहीं बसीन की भी संधि बोला जाता है, पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो बसीन की संधि 1802 में हुआ था। पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1802 में। आगे है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो यह जो संविधान की पहली अनुसूची है इसके तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहली अनुसूची। संविधान की पहली अनुसूची में ही भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है। गंगा डॉल्फिन की अगर बात कीजिएगा तो एक डेट याद रखिएगा, 5 अक्टूबर 2009। 5 अक्टूबर 2009 को ही राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि तेंगबोचे मठ जो है वो किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तोंगबेचे मठ की अगर बात कीजिएगा, एक्चुअली यह शेरपा समुदाय का एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो कि कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल में।
नेक्स्ट है कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाले एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था। तो यह जो है वो किस स्थान में पाया गया था, धौलावीरा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धौलावीरा। धौलावीरा की अगर बात करते हैं तो इसकी वर्तमान स्थिति गुजरात के कच्छ जिले में है। यह लूनी नदी के तट पर स्थित है और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिस्ट। नेक्स्ट है कि वॉकिंग विथ कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक के नाम क्या है। तो वॉकिंग विथ कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय से याद रखिएगा, इनको 1997 में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n किसके बराबर होगा। तो आप लोग पढ़े हैं पहले k फिर l फिर m। तो यहाँ n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी का प्रख्यात विद्वान था। यह बात कर रहा है किसकी, अब्दुल रहीम खान खाना की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो था वो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था, जिसने कि बाबर की जो आत्मकथा थी उसको तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। आगे है कि सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर डेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटर्स, ठीक है, सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्न में से कौन है। ये एक्चुअली जो है वो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, सेवेलियर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जो कि शिवाजी गणेशन को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु के एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शिवाजी गणेशन। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र जो है वो ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था। यह बात कर रहा है किसकी, केसरी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी केसरी। ध्यान रखिएगा, यह केसरी जो था वो मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। एक मराठा भी पत्रिका था जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, और एक था गीता रहस्य। तो ये सब नाम याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक से संबंधित। बाल गंगाधर तिलक से और भी कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। एक वैलेंटाइन सिरोल था जो कि इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था, और इन्होंने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916, डेट याद रखिएगा, 28 अप्रैल 1916 को पुणे में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किए थे। आगे है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंदी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग किया था। 2002 में एंटीगुआ में कौन किसकी बात कर रहा है, अनिल कुंबले की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनिल कुंबले। नेक्स्ट है कि उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1435 में हुई थी, और अगर आपसे पूछ दे उसके संस्थापक कौन थे तो कपिलेंद्र देव थे उसके संस्थापक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1435। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तलवार जो है वो नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है। तो यह कौन सा करता है, छोलिया। छोलिया एक्चुअली उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रचलित लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल पर ब्लैंक में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं। तो हड़प्पा स्थल कहाँ खोजे गए हैं, हल रेखाओं के, कालीबंगन की बात कर रहा है। देखिए हल रेखाओं हो गया, और या फिर अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण हो गया, ये सब जो है वो कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। याद रखिएगा कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष, और कालीबंगन ही एकमात्र हड़प्पा कालीन ऐसा स्थल था जिसका निचला शहर कहने का मतलब जहां सामान्य लोग रहते थे वो भी किलों से घिरा हुआ था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए
किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? तो किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? 1928 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। आप लोग पढ़ रखे होंगे कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। अब एक क्वेश्चन है कि उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो उस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर अंसारी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पढ़ रहे हैं तो इतने अच्छे से पढ़िए कि वो चीज़ को आप कंप्लीट कर लीजिए। और इस चीज़ का एक श्योरिटी मैं दे रहा हूँ कि अगर आप डेली एक सेट आज से लेकर बिहार दरोगा पीटी का आगामी जब भी एग्जाम होगा तब तक अगर आप डेली एक सेट इस तरह से पढ़ लेते हैं, फांकीबाजी नहीं कि हाँ पहला का आंसर है, दूसरा का आंसर बी, तीसरा का आंसर सी, ऐसे नहीं सेट पढ़ना है। पूरे डिटेल से उस अच्छे को अगर डेली आप आज से ऑनेस्टली अगर ईमानदारी के साथ एक एक सेट भी अगर दरोगा के पीटी एग्जाम के दिन तक लगा रहे हैं ना, तो आप इतना एबल तो जरूर हो जाइएगा कि आप 100 नंबर में 70 प्लस नंबर लेकर आइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 155 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होगी। और अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो है वो धारण करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? यूआरएल ही नहीं है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, ईसीएस है। यूआरएल का मतलब क्या होता है पता है? यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका उपयोग जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब पे पता निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो यह तो नहीं है। आरटीजीएस ये बैंकिंग प्रणाली में ही यूज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। और एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो उत्परिवर्तन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्परिवर्तन। और एक डच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हुगो डी ब्रेज, वही उन्होंने ही 1991 में उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? तो चक्रवात अम्फान जो था वो मई 2020 में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मई 2020, जो कि कैसा था? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अब देखिए, चक्रवात ये सब का नाम आया तो अभी रिसेंट का भी कुछ आपको याद रखना होगा, ठीक है? पहला नाम एक याद रखिए, माईकोंग, ठीक है? माईकोंग से प्रभावित क्षेत्र कौन था? आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था। और माईकोंग का नामकरण कौन किया था? तो म्यांमार किया था। एक और नाम याद रखिए, रेमेल। रेमेल इससे प्रभावित क्षेत्र था पश्चिम बंगाल, और इसका नाम कौन रखा था? ओमान नाम रखा था। और एक नाम याद रखिए, तेज। तेज जो है वो दक्षिण पश्चिम अरब सागर में हुआ था, और इसका नामकरण कौन किया था? भारत। इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेज, ठीक है? अक्सर पूछा जाता है कि इसका नामकरण कौन किया है। तो 3 नाम आपको अभी रिसेंट में याद रखना है। माईकोंग जिससे प्रभावित क्षेत्र था आंध्र प्रदेश, नामकरण किया था म्यांमार। और दूसरा नाम है रेमेल जो कि प्रभावित क्षेत्र था पश्चिम बंगाल, उसका नामकरण किया था ओमान। और एक है तेज जो कि दक्षिण पश्चिम अरब सागर को प्रभावित किया था, और उसका नामकरण किया था भारत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है, ठीक है? कौन नहीं है यही पूछ रहा है। भरहुत तो यही नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे कि भरहुत कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, ठीक है? जो कि 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो इस स्तूप का पता लगाया था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भरहुत। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो माथेरान भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिला में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। आगे है कि निम्न में से कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, आपसे पूछ रहा है। अच्छा, तिलहन में आता कौन कौन सा है? तो तिलहन में वैसा खदान आता है जिससे कि तेल प्राप्त किया जाता है, जैसे कि सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया, जैतून हो गया, अरंडी हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब तिलहन में आता है। यहाँ ये जई नहीं, ये जौ होगा। तो जो जौ जो होता है
वो एक अनाज है, वो तिलहन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय संसद के द्वारा 10 सितंबर 2013 को इसको अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नाम से इसको जानते भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि रामोजी फिल्म सिटी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है। तो रामोजी फिल्म सिटी जो है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के समीप है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैदराबाद। नेक्स्ट है कि मेहरगढ़ जो नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। तो मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। एक कच्ची मैदानी क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बलूचिस्तान। और यह जो है वो यहाँ से प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। आगे है कि उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 20 नहीं। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 18 नहीं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 सही है। अनुच्छेद 17 में ही अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 19 इसमें जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को किससे गुना करना चाहिए। तो आप लोग शक्ति यानी पावर बराबर क्या पढ़े हैं, फोर्स इंटू में वेलोसिटी। तो यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी यानी कि वेग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेग। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शहर जो है वो गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है, यह पूछ रहा। पटना है, प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ नहीं है, क्योंकि लखनऊ आप लोग पढ़े होंगे क्या, गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दो पिंड के बीच की दूरी से लगता है। तो इसको क्या कहा जाता है, एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। आगे है 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। आप लोगों को पता होगा, एक डेट याद होगा, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। कहाँ, नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और उसी दिन जो सबसे बुजुर्ग सदस्य रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर आप लोगों को याद होगा 11 दिसंबर 1946 जिस दिन की राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य जो है वो अध्यक्ष जो है वो बनाया जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो इसको संहिता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या है। कोई वस्तु जो है वो 10 दोलन प्रति सेकंड करती है, यानी कि आवर्तकाल इसका क्या हो गया, टी बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। आपसे पूछ रहा है क्या, इससे आवृत्ति पूछ रहा है यानी एफ पूछ रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है, 1 में टी। तो 1 में 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.1। और आवृत्ति का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो 0.1 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 हर्ट्ज। आगे है कि बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था। तो बोकारो का जो स्टील प्लांट है वो रसिया जो सोवियत संघ है उसकी सहायता से बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। ये अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बोकारो का किसके, सोवियत संघ से। याद रखिएगा भिलाई वाला भी जो था वो सोवियत संघ से ही। जो राउरकेला में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है वो जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। और जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में है वो ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बैराज या बांध जो है वो भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है। तो भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक बांध जो है वो है फरक्का परियोजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि
फरक्का का परियोजना। बांग्लादेश और भारत सीमा की बात करते हैं तो टोटल 4096.7 किलोमीटर डिस्टेंस शेयर करता है, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, जो कि 5 राज्यों से लगता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, जिसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से 2216.7 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो शेयर करता है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है निम्न में से कौन सा विषय जो है वो भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की 11वीं सूची की अगर बात करते हैं तो आप लोग के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 73वां संविधान संशोधन 1993, जिसके तहत जोड़ा गया है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय जो है वो प्रदान किया गया है। उसी में से एक विषय है स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है। तो डीएनए जो है वो हीटिंग करने पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीटिंग। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो यह है जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके याद में दिया जाता है। आप लोगों को याद होगा 1984 में इनकी हत्या कर दी जाती है और इन्हीं की स्मृति में स्थापित किया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। उसी के द्वारा 1986 से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमशीलता जागरूकता अभियान है। तो उद्यम अभिशाला जो है वो सीडीबी के द्वारा शुरू किया गया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीडीबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई किस मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। यह आधार की बात कर रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री कौन है? अफनबी वैष्णव। नेक्स्ट है कि अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग के मतलब इस विकार में होता क्या है कि तंत्रिका कोशिका जो होती है वो मृत हो जाती है और हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका ऊतकों पर नियंत्रण जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका वजन जो होता है वो कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। और मानव का जो मस्तिष्क है वो अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो कि इसको बाहरी आघातों से बचाता है। आगे है ब्लैंक 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। फखरुद्दीन अली अहमद की अगर आप लोग बात करते हैं तो इनका टेन्योर कब से कब तक था? 1974 से लेकर 1977 तक इनका राष्ट्रपति के रूप में टेन्योर था। और भारत में आपातकाल की अगर बात कीजिएगा तो अभी तक 3 बार लगाया गया है, जिसमें 2 बार बाह्य आक्रमण की वजह से लगाया गया है और 1 बार आंतरिक अशांति के कारण देश में लगाया गया, यही 25 जून 1975 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जून 1975 को। आपातकाल की बात कीजिएगा तो याद रखिएगा अनुच्छेद कितना, 352। आगे है कि निम्न में से कौन सा एसिड एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। तो यह काम कौन करता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है कि पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लाइफ डिवाइन हो गया, वंदे मातरम हो गया, फ्यूचर पोएट्री हो गया, सावित्री हो गया, लेटर्स ऑन योगा हो गया, यह सब जो है वो श्री अरबिंदो की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ किया गया था? 1708 में एक अफगान पठान था, उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी नादेर, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1666 में पटना में, ठीक है, और मृत्यु हो गई थी 1708 में नादेड़ में। गुरु गोविंद सिंह से याद रखिएगा इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था, फारसी में जफरनामा लिखे थे। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी और साथ ही साथ इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत किया था।
आगे है कि बाक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया? तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है वो भूटान के संविधान में सरकार के लक्ष्य के रूप में सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक को समाहित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूटान। नेक्स्ट है कि सॉरी, निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है, यानी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पूछ रहा है। तो 3 मोड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वेक्शन, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं हिंदी में। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन 3 मोड्स होता है हीट ट्रांसफर का। आगे है कि निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बना था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो कि कब से कब तक बना था? 1505 से लेकर 1509 तक, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए फेमस था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया था? तो कोचीन में खोला था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि निम्न में से कौन सा राजवर्ष 2000 में बनाया गया था? तो 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश से अलग से हुआ, बिहार से अलग होकर झारखंड बना और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन बना, तो सही आंसर यहाँ होगा उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। कितना बार किया गया है? सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी तक हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अगर हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना जो होता है वो संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु जो होता है वो भारत के लोग ही होते हैं। और प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की सामान्यता का उल्लेख जो है वो किया गया है। आगे है क्वेश्चन कि निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? राजकुमार सलीम पता है कौन था? जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कब किया था? 1605 ईस्वी में। हुआ क्या था कि अकबर की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उत्तराधिकार के युद्ध के बाद जहांगीर जो था वो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। जहांगीर की अगर बात कीजिएगा तो यह 1605 से लेकर 1627 तक यह शासन किया था। जहांगीर जो था उसको न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। साथ ही साथ उसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। भारत में तंबाकू की खेती जो है वो जहांगीर के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। और जहांगीर जो था वो आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? कोरोमंडल तट की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय प्रायद्वीप का जो पूर्वी तट है उसको कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है वही कोरोमंडल तट होता है। और यह तट जो है वो कावेरी नदी के डेल्टा से लेकर कैलिमेरे पॉइंट तक फैला हुआ है। और जो तूतीकोरिन है, जो कि तमिलनाडु का एक औद्योगिक शहर है, वही कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तूतीकोरिन। आगे है कि मगरमच्छों में हार्ट कितने चैम्बर का होता है? ठीक है, देखिए जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली ऐसा होता है, जो रेप्टाइल्स होते हैं, माने जो सरीसृप वर्ग होता है, वो उसका जो हृदय होता है वो त्रिकोणीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का जो है वो 4 कक्षीय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक किसके रूप में जाना जाता था? तो इनको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में देशों का सही क्रम कौन सा है? तो चीन, अमेरिका, यूरोपियन संघ, भारत। तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक भारत यानी कॉलोनियल इंडिया के संदर्भ में हॉटोंग कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक थे सर फिलिप हॉटोंग, उन्हीं की अध्यक्षता में हॉटोंग समिति की स्थापना की गई थी और भारतीय शिक्षा के जांच के बारे में किया गया था। और फिर इस जो रिपोर्ट था वो प्राथमिक शिक्षा पर बल भी दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा। आगे है कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनाया हुआ है वो लाहौर और पूर्व बंगाल को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
शेरशाह सूरी की अगर बात कीजिएगा तो इसका जो टेन्योर था वो 1540 से लेकर 45 तक था, जो कि सुर साम्राज्य का संस्थापक था। भूमि के नाप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था और साथ ही साथ रोहतासगढ़ किला और किले कुन्हा का निर्माण भी जो है वो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो भारत की संविधान सभा आप लोगों को याद ही होगा कि उसकी पहली बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। देखिए, एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार जो है वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। और संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? 389 निश्चित किया गया था, जिसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। आगे है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद क्या हो जाता है? तो लोहे का कील जो है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबाया जाएगा तो वह नीले रंग से भूरे रंग का हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को प्रस्थापित करने की क्षमता रखता है लोहा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूरे रंग का। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पदार्थ की गंध जो है वो एथनोइक एसिड जैसी होती है? एथनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड के रूप में जिसको बोला जाता है तो सिरका का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिरका। आगे, अति चालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा था? तो वो कौन सा सिद्धांत था? अति चालकता का जो पहला सिद्धांत था वो था लंदन सिद्धांत, जिसको कहते हैं फिनोमिनोलॉजिकल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सागर माथा किसका नेपाली नाम है? तो याद रखिएगा यह माउंट एवरेस्ट का है। माउंट एवरेस्ट को स्थानीय भाषा में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा का मतलब होता है स्वर्ग का सीढ़ी। ठीक है, और तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? चोमुलंगमा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण के संदर्भ में नवदान आंदोलन 1987 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, नवदान का मतलब होता है नौ फसल। ठीक है, नवदान जो था एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में वंदना शिवा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि सोरा का दूसरा नाम क्या है? सोरा का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका सूत्र क्या होता है? KNO3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका हम लोग क्या जिसको बोलते हैं? साल्ट पीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साल्ट पीटर। और इसका उपयोग उर्वरक बनाने में, विस्फोटक में, पटाखा में, ये सब में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। क्लियर है? इसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो PDF के लास्ट में मैं अटैच कर दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को मैं बताया था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसका नाम है मिशन बिहार दरोगा, जो कि व्हाट्सअप का ग्रुप है। उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो 7:30 बजे आपको इसका PDF मिल जाता है। फिर 8:30 बजे इसका आपको आंसर की मिल जाता है। 9 बजे तक आपको टाइम दिया जाता है कि आप 9 बजे तक क्या कर सकते हैं? ग्रुप में OMR डाल सकते हैं अपने मार्क्स के साथ। और उसके बाद फिर 9 बजे आपको क्या मिल जाता है? रैंक लिस्ट मिल जाता है। और उसके बाद आप वहाँ पता लगा सकते हैं कि आप कितने नंबर पर हैं। ये सब जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, इसका कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।